आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में पूरी तरह से लगन के साथ व्यस्त हैं। सो क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है बुलंद तरीके से? तो जैसे ही आप कंफर्म करोगे तुरंत ही हम क्लास की धमाकेदार तरीके से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हमारी क्लास में डेविल भी आया है आज सुबह सुबह और गुड मॉर्निंग कर रहा है। डेविल नहा के आए हो डेविल की नहीं, डजंट मैटर कि तुम डेविल हो या गॉड हो, क्लास में नहा के आना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास फिर। और आज हमने कल 45 सवाल कर लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सवाल आपके सामने पढ़िए। अनिल ने 10,000 रुपए के कुल मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी हैं। एक को 15% प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% लॉस पर बेचा है। संपूर्ण जो लेन देन है उसमें कह रहा है ना लाभ हुआ ना प्रॉफिट हुआ। तो बताना है वस्तु ए का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है। ये केस नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है। आपको बताना है कि यहां पर विक्रय मूल्य कितना होने वाला है। तो जरा ध्यान से आप समझिए, ठीक है। तो एक चीज आपको बहुत सही से प्रोवाइड की गई है कि एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया है और दूसरी जो भी वस्तु है वो आपने 10% के लॉस पर बेची है, ठीक है। और कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जितना यहां प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही यहां लॉस हो रहा होगा। तो अगर इसको x बोलूंगा और इसको मैं y बोलूंगा तो आप लिख सकते हो कि x और y का जो आपस में अनुपात है वो कितना होगा। वो सिंपली होगा 10:15 यानी 2:3 के बराबर। क्या ये बात सही है? यस, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी इस प्रश्न में 15% ऑफ x माइनस 10% ऑफ y से जो वैल्यूज आएंगी वो मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए कि एक से जितना मुनाफा हो दूसरे से उतना ही नुकसान हो रहा हो। तो आप इन रेट्स का रेशियो निकाल के बोल सकते हो कि ये रेशियो क्या है, 2:3 है। अब अगर मुझे ये 2:3 मिल गया तो फिर सवाल में क्या बचा है? कुछ नहीं। आप 10,000 की वैल्यू को अगर इस रेशियो में बांटते हो तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 4,000। इस पे आप क्या करोगे? 15% का मुनाफा लगा दो और 15% का अगर आपने मुनाफा लगाया तो आपने कहा ये वैल्यू 600 रुपए हो गई। तो मेरा उत्तर कितना हो गया? मेरा उत्तर हो गया आपका 4600 रुपए। यानी सही उत्तर आपका क्या है? सही उत्तर आपका दे रहा है 4600, ठीक। दूसरा तरीका आप करोगे एलिगेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो आप एलिगेशन। आप कहोगे कि देखो एक चीज 15% के मुनाफे पे गई है, दूसरी चीज 10% के नुकसान पे गई है, नेट मुझे 0 मिलने वाला है। तो अगर आप एलिगेशन का इस्तेमाल करोगे तो यहां पर वैल्यू आपको 15 मिलेगी, यहां पर वैल्यू आपको 10 मिलेगी। सेम बात वही हुई कि जो रेशियो है वो रेशियो क्या है? 2:3 है। चाहे आप एलिगेशन से देखो या फिर आप डायरेक्टली देख लो, बेस का अगर आपको ज्ञान है तो आपको दिख जाएगा कि आपकी जो वैल्यू होगी वो 4600 रुपए इस केस में आने वाली है। 18 नवंबर का क्वेश्चन है। कई लोग 18 नवंबर देख के उनका खून खौल जाता है, कहते हैं सवाल ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक घोड़ा और एक बकरी इतने में खरीदी जाती है। घोड़े को इतने लाभ पर, बकरी को इतने हानि पर बेच दिया जाता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बकरी का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा, ठीक है। क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 19,200 रुपए में खरीदा गया है, ठीक है, 19,200 में खरीदा गया है। एक 18% के प्रॉफिट पे गया है और एक 27% के लॉस पे गया है। जाहिर सी बात है बकरी का मूल्य ज्यादा है, तभी लॉस पर आने के बाद घोड़े को मुनाफे में बेचने के बाद दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो मैं लिख रहा हूं बकरी बटा घोड़ा, और बकरी ज्यादा है तो बकरी के करस्पॉन्डिंग 118 लिखेंगे और घोड़े के करस्पॉन्डिंग यहां 73 लिखेंगे। ये रेशियो बनेगा, ये इन दोनों का रेशियो बनने वाला है। सिंपल। आप कहोगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 192 आ रहा है और यही वैल्यू 19,200 के बराबर दी है। जी हां। तो भैया तुम्हारा बताओ घोड़े का रेट कितना हो गया? 7300 और बकरी का मूल्य कितना हो गया? 11800। 11800 यानी आंसर क्या हो गया? सी। क्या सी होगा? क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, देखो, हाँ, हिंदी ट्रांसलेशन में उल्टा हो गया है, ठीक है, ध्यान से देखना। हिंदी ट्रांसलेशन में उल्टा हो गया है। बकरी का रेट घोड़े से ज्यादा दिया हुआ है
कि घोड़े को लाभ पर बेचा गया है और बकरी को लॉस पे बेचा गया है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो सवाल अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में वो जो सवाल लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि घोड़े को 27% लॉस पर बेचा गया है और बकरी को 18% प्रॉफिट पे बेचा गया है। हिंदी ट्रांसलेशन में उल्टा दिया हुआ है। ओके, एक चीज। दूसरा एक चीज और देखना है आपको, बिल्कुल, कि ये जो सम आपको यहां पर मिल रहा है, ये सम आपको 191 मिल रहा है, 192 नहीं मिल रहा है, ठीक है। 192 नहीं मिल रहा है, 191 मिल रहा है। बट यहां पर देखो 191 अगर आप लिखोगे तो आपका उत्तर नहीं मिलने वाला है। लास्ट में 00 था इसलिए मैंने सोचा भी नहीं, उसके आसपास था, मुझे लगा यही होगा, बिकॉज वैसे आंसर आ ही नहीं सकता है। तो यहां पर क्योंकि आपका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये 00 खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो सम होना चाहिए, जो जिस तरह का डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से 191 ही होना चाहिए, वरना ये प्रश्न आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेसिमल उस्मल में वैल्यू आ जाएगी, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये 191 कर लो, ठीक। अब अगर आप अंग्रेजी में प्रश्न करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, अंग्रेजी में प्रश्न करोगे तो उल्टा हो जाएगा, घोड़ा आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो सवाल में जो भी सवाल होगा उत्तर आप लगा लोगे, प्रोसेस क्लियर कर लो। नहीं, ये अप्रॉक्स का केस नहीं, उन्होंने जोश में गलती से 2 को 1 को 2 कर दिया है, टेंशन मत लो, ठीक है, राइट। बट उससे आंसर आपका बदलने वाला नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन वाला सवाल नहीं था, ये गलत लिख दिया उन्होंने, टाइप गलत कर दिया। हिंदी में काफी गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, दिखवाता हूं मैं। ओके चलो आगे बढ़ जाएं, अगला सवाल कर लें। प्रोसेस समझ लो कि रेशियो लिखना होता है, और एक चीज ध्यान रखना, रेशियो लिखते समय बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कौन ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा, कौन कम है उसके करस्पॉन्डिंग कम। तो जैसे हिंदी में पढ़ोगे तो आपको पता है घोड़े को बढ़ा के बेचा गया, बकरी को घटा के बेचा गया। तो जो बढ़ा के, एक क्वेश्चन डेली रॉन्ग होता है, रॉन्ग कुछ नहीं होता हिमांशु यार, यहां तुम डिस्कशन करके सीखने आओ, सीखो, सोफिस्टिकेशन में नहीं घुसना है आपको। मैं खड़ा हूं ना आपके सामने जीवंत जीवित, तो बता दूंगा ना मैं कि क्या गड़बड़ है। यू आर ए लॉजिकल ह्यूमन बीइंग, नोबडी कैन मेक यू फूल, फोकस ऑन इट प्लीज। प्रोसेस सीखने आए हो यहां पर, ठीक है, उसको सीखो। घोड़े को 18% प्रॉफिट पे बेचा गया है, बकरी को लॉस पर बेचा गया है, और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहला रिएक्शन आपका यह होना चाहिए कि बकरी घोड़े से ज्यादा प्राइस में है। अगर हम यहां सवाल पढ़ रहे हैं तो बकरी की प्राइस अगर घोड़े से ज्यादा है, तो जब ये आप लिख रहे हो तो 100 प्लस वाला ऊपर आएगा, 100 माइनस वाला नीचे आएगा। तो रेशियो लिखने में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस। और ये सीपी का रेशियो है, ये सब समझा चुका हूं पहले, ठीक है। ये सवाल देखिए, 2 बकरियों को 1110 रुपए में बेचा गया, एक को 15% के लॉस पर बेचा गया है और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। यदि पहली बकरी का क्रय मूल्य दूसरी बकरी के विक्रय मूल्य के बराबर हो, वेरी नाइस, तो दूसरी बकरी के विक्रय मूल्य, तो कुल लाभ या हानि निकालनी। अब देखो ये जो प्राइस है ना, ये इसको अभी ऐसे ही रहने दो। सवाल देखो क्या कर रहा है, एक का जो लॉस है वो 15% का है। 15% लॉस होने का मतलब आप सभी लोगों को मालूम है कि 20-17 हो जाता है। तो एक का सीपी ये है, एसपी ये है। दूसरे का जो सिनारियो है वो 25% के फायदे पे बेचा गया है। तो यहां जब आप 25% लिखोगे तो आप कहोगे ये 4 होगा तो ये 5 होगा, लिख दिया मैंने। आप कह रहा है कि दूसरी बकरी का जो विक्रय मूल्य है ये, वो पहली बकरी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। तो क्या मुझे यहां 4 से गुणा करना पड़ेगा? कर दिया मैंने। तो अब यहां पर पूछ रहा है कि ऐसा अगर सिनेरियो है तो कुल लाभ या हानि क्या होगी? तो आप कहोगे इधर तो वैल्यू है मेरी 36 और इधर वैल्यू मेरी कितनी है 20 और 17 37, है कि नहीं है? है कि नहीं है? यस। ये कहानी बनी आपकी। ये जो वैल्यू आपको दी है, ये वैल्यू आपको दी है 1110, यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 30 है। यहां नुकसान हो रहा है या मुनाफा हो रहा है? यहां मुनाफा हो रहा है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मुनाफा 30 रुपए के बराबर है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ₹30 होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, दिख रहा है ना यहां से सब कुछ। 36 की चीज टोटल 37 में बिक रही है, 37 का टोटल दाम पता है, तो 1 यूनिट का मुनाफा 30 रुपए के बराबर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? बोलो हाँ क्लियर हो गया, 100% समझ में आ गया। ऑलराइट, ओके, 30 इज द आंसर। ये देखिए,
शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ है ना हानि है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एक वस्तु, ये 162/3 नहीं है, 16/2/3% है। 16/2/3% यहां पर सही लिखा हुआ है। लॉस की हानि पर बेची गई, तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इतना रेट है, 2 वस्तुओं को बेच रहा है इस रेट पे। ओके, अगर इस रेट पे 2 चीजों को बेच रहा है श्रीमान, तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि क्या सेलिंग प्राइस सेम है। यस, दिया हुआ क्वेश्चन, इसी रेट से 2 चीजों को बेच रहा है और पूरे लेन देन में करा है, ना प्रॉफिट होना है ना लॉस होना है। तो जरा ध्यान से समझिए, और फिर यहां पर मैं आपको कुछ अच्छी चीज समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ओके, एक वस्तु को आपने लॉस पर बेचा है, वो भी 16/2/3% के, ऐसे बेचा है, राइट। और आपको यहां पर मिलेगा सेलिंग प्राइस, और फिर यहां दूसरा CP2 है और यहां पर एक दूसरा CP1 है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो दूसरी वस्तु कितने प्रॉफिट पर बेची गई है। ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको कुछ बढ़िया चीज समझाने वाला हूं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहां से मुझे यहां आना है और यहां से मुझे यहां आना है, और दोनों के केसेस में नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो क्या यहां पर हुआ लॉस और यहां पर हुआ प्रॉफिट बराबर होने चाहिए। यस, दे मस्ट बी इक्वल। अगर ये बराबर होंगे तभी ऐसा हो सकता है कि ये बैलेंस हो। अब मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर जो लॉस हो रहा है वो इसके बेस पर कितना है, कैन यू टेल मी। आप कहोगे अगर इसके बेस पे ये -1/6 है, तो इसके बेस पे क्या ये वैल्यू 1/5 बनेगी। यस, अच्छा, इसके बेस पर अगर यहां +1/5 है सेलिंग प्राइस के बेस पर, तो इस दिशा में क्या होनी चाहिए, -1/5 होनी चाहिए कि नहीं। यस, अगर ऐसा होगा तो ये 1/5 ऑफ SP लॉस और 1/5 ऑफ SP प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें तो इस बेस पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है CP पर, तो ये -1/5 क्या बन जाएगा, +1/4, यानी आंसर कितना हो गया 24%। AB रूल का इस्तेमाल 2 बार, 24 नहीं 25, AB रूल का इस्तेमाल 2 बार करो, उत्तर आ गया। समझ में आया क्या किया मैंने। यह है लॉजिकल तरीका क्वेश्चंस को करने का। देखो, ये जो वैल्यू है किस बेस पर है, कॉस्ट प्राइस के बेस पर है, CP1। हमें जो प्रॉफिट दूसरे का निकालना है वो भी CP2 पे निकालना है, दोनों बेसिस अलग अलग हैं। लेकिन हमने इस 16/2/3% को जो CP पर था, हमने इसको SP पर कन्वर्ट किया, तो ये -1/6 + 1/5 हो गया। यानी इधर का लॉस क्या है, 1/5 ऑफ SP। फिर यहां जब आए तो आपने कहा अगर हम यहां का प्रॉफिट भी 1/5 SP कर दें और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटता है, तब वो कॉस्ट प्राइस देता है। इसलिए यहां -1/5 लिखा है, किसका, सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना होगा, इस दिशा में जाना है, +1/4। कितना शानदार तरीके से प्रश्न हो गया। अब मैं आपको आपका ट्रेडिशनल तरीका भी दिखा देता हूं। आप कहोगे कोई चीज 6 है वो 5 बन गई, 6 आपकी 5 बन गई। अब आप क्या चाह रहे हो, जरा इसको समझने की कोशिश करना है। आपकी एक चीज 6 की है, वो चीज आपकी 5 बन गई। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये वैल्यू यहां 4, ये सवाल बहुत आसान है, ये मैंने जानबूझ के आपको समझाया है AB रूल का इस्तेमाल दिखाने के लिए कि इस तरह से बेस परिवर्तन होता है। बट इस सवाल में कुछ दमी नहीं है, ये सवाल बहुत सरल है। ये सवाल ऐसे ओरली हो जाएगा। देखो, ये अमेजिंग अब जो लिखने जा रहा है वो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझना है कि बेसिस को हम कैसे बदल सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है, इसका इस्तेमाल कहीं और बहुत अच्छे से होगा। बट ये सवाल बहुत आसान है। देखो, ओरली एक लाइन का भी नहीं है। आपने कहा कोई 6 की चीज है, तुम 5 में बेच रहे हो, 1 का नुकसान उठा रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगर दूसरी चीज को 1 के फायदे पे बेचोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, बस। तो 4 से 5 किसी चीज को बेच रहे हो तो क्या होगा, 25% होगा। आंसर क्या है, C। तो ये प्रोसेस यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल तो ओरल है, एक लाइन का है, एक लाइन का भी नहीं है। 6 5 4 5 हो गए, हो। बट ये थोड़ा बेस चेंज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, ठीक है, कि इस बेस को इस पे कन्वर्ट कर लिया, फिर इस बेस को इस पे कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका AB रूल मजबूत बनाता है, आपके बेस चेंज के प्रोसेस को इंप्रूव करता है। समझने के लिए काफी बढ़िया सवाल है ये, ठीक। बट ये सवाल ओरल है यार। 6 की चीज को तुमने 5 पे बेचा, 1 का नुकसान उठाया,
तो इस चीज को एक के फायदे पे बेच दो, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आंसर सीधा हो गया ना, 25%, खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। और इसका कोई रूल नहीं है, एक एबी रूल को प्रॉपर्ली समझा दिए। विवेक बाबू, बार बार बोलता हूं कि चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है रैमो मैथ्स पे, एक बार जाके देख लो यार। वो नहीं देखोगे तुम, रोज आके कहोगे मुझे समझा दो मुझे समझा दो मुझे समझा दो। 13 वीडियो पड़े परसेंटेज के, देख लो ना जाके, सब क्लियर हो जाएगा तुमको। यहां हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू चीजें करेंगे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं बिल्कुल जीरो वाले, वो नहीं सिखाऊंगा मैं यहां पर आपको, ठीक है, क्योंकि आप मेंस के बैच में हो। ये देखो 50 नंबर सवाल, 5,650 रुपए में एक वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ 5,271 रुपए में से बेचने पर होने वाली हानि से 25% ज्यादा है। यदि वस्तु को 5700 रुपए में बेचा जाएगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ये सवाल बड़ा सरल है, बट एग्जाम में कितना जल्दी करोगे वही डिसाइड करता है कि तुम कहां खड़े रहोगे। तो इसलिए जल्दी से देखो ये क्या है। एक सेलिंग प्राइस आपका दिया है 5670 5640, और एक है आपका 5271। यहां आपका प्रॉफिट है, यहां आपका लॉस है, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है कि यहां पर आपका कहीं कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर जो लॉस हो रहा है और यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है, इसमें एक रिलेशनशिप दी है, ठीक है। 25% ज्यादा का मतलब ये 5 है और ये 4 है, दिस इज 4 दिस इज 5। तो 9 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। 29 के बाद आपका 300 और 40, तो क्या ये वैल्यू 369 आ रही है। यस, 9 यूनिट। व्हाट इज द डिफरेंस, 369। अब आपको क्या कर लेना है, आपको किसी भी तरह से कॉस्ट प्राइस निकालने का है। तो आप 1 यूनिट निकालोगे तो कितना आएगा 41, और 4 यूनिट अगर आप इससे निकालोगे तो 164। तो यहां पर आपको क्या करना है, 164 जोड़ना है, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट योर कॉस्ट प्राइस, एक तरीका। बट आप अगर यहां पर सीधे 5 यूनिट निकाल के घटा दोगे वो ज्यादा सरल होगा, है ना। तो 5 यूनिट अगर आप निकालते हो तो ये बनेगा आपका 205। इसमें से आपको क्या करना है, 205 माइनस करना है, तो 5235। ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 5435, राइट, क्लियर। अब 5435 की चीज को आप क्या कर रहे हो, 5700 में बेचने जा रहे हो। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज। तो व्हाट इज दिस, 365 और 265। आपको देखना है कि ये कितना परसेंटेज के आसपास है। डेटा देख के पता चल रहा है कि डी है, 4.88%। तो आंसर डेसिमल में है, बट परसेंटेज में गैप ठीक ठाक है। जस्ट क्लियरली सी कि ये 5 है, लगभग 5 गुना मुझे दिख रहा है, डी ऑप्शन। क्योंकि बाकी जो 4 है, ये 3.77% है, वो नहीं होने का। और हमें ये भी मालूम है कि इसको जो मैं 5 से गुणा कर रहा हूं, तो बेसिकली 54 को 5 से गुणा कर रहा हूं, तो ये 54 को 5 से गुणा करने पर 270 आता है, उससे कम है, उससे थोड़ा कम है, लिटिल लेस। तो 5 से कम है, 5 से ऊपर नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो, अगर आप सिर्फ 54 पकड़ लो और 54 को 5 से गुणा कर दो, तो यही खुद 270 होता है। तो कहने का मतलब है ये 5 गुने से कम है, यानी आंसर क्या है, डी, और थोड़ा सा ही कम है, मार्क द आंसर। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन सीखिए, ताकि सवालों में आप जल्दी डिसीजंस ले पाएं। क्विक डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस, और आप जल्दी से प्रश्नों को कर पाएं बिना किसी खास समस्या के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, मनोहर पांडे ने 2 वस्तुएं बेची। एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 33.5% लाभ पर बेचा गया है, और दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचा गया है। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, लुक एट दिस प्लीज। 2 वस्तुएं बेची। एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 33.5% लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचा गया है, ठीक है। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है तो कुल लाभ या हानि का परसेंट बताना है आपको। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। टेल मी व्हाट इज द आंसर, आई विल वेट फॉर यू टू आंसर। व्हाट्स द आंसर अकॉर्डिंग टू यू फॉर दिस क्वेश्चन? A
कुछ लोग कह रहे हैं ए आएगा। ओके, लुक, बहुत बढ़िया सवाल है। एक एसपी है, यहां भी एसपी है, दोनों के बेस कर रहा है इक्वल है, यानी सेम है, ये सेम है। इसी बेस पर कोई चीज प्रॉफिट में गई है, 33 1/3। जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में इसको हम घटाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट घटाएंगे तब सीपी मिलता है। दूसरा क्या है, लॉस है 25% का, लॉस को हमेशा ऐड करते हैं तो हमें सीपी मिलता है। अब एक बात बताओ कि अगर हमें इन दोनों का नेट निकालना होगा कि इसका बेस भी एसपी है, इसका बेस भी एसपी है, तो मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या ये वैल्यू -8 1/3% आएगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि इनका नेट एसपी के बेस पर इतना परसेंटेज होने वाला है, माइनस साइन का मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो क्या सेलिंग प्राइस ट्वाइस ऑफ सेलिंग प्राइस होगा? क्या ये वैल्यू -1/12 है और डबल आप करोगे बेस तो ये वैल्यू -1/24 होने वाली है। जब बेस डबल होता है तो परसेंटेज क्या होता है, हाफ हो जाता है, यानी फ्रैक्शन हाफ हो जाता है। तो ये वैल्यू -1/12 ना होकर -1/24 लिखी जाएगी, क्योंकि हमें दोनों को कंबाइन करके देखना है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका सीपी टोटल बनने वाला है, जो अब इसने पूछा कि लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा डिफॉल्ट कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है कि नहीं होता है? यस। तो अगर वो वैल्यू कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है तो आपको अब इस दिशा में जाना पड़ेगा, सीपी के बेस पर निकालना है। तो ये वैल्यू बनेगी +1/23। +1/23 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू 4 से 5 के बीच में है, 4 to 5 के बीच में है, 23 चौका 23 पंचे उसके बीच में है। आंसर क्या हो गया? ए। एग्जैक्टली निकालना तो आप निकाल सकते हो कि ये 100/23 है। 100/23 आपका क्या होगा? 23 × 4 92 होगा, और 8/23, और ये हो गया आपका परसेंटेज वैल्यू 48/23% इज ऑप्शन ए। समझ में आएगी नहीं आपको मैंने क्या किया इस प्रश्न में? आप कहोगे रेशियो यूज करके भी तो इस सवाल को कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। रेशियो यूज करके अगर ये सवाल करना है तो कैसे होगा, देखो। आप कहोगे एसपी को यहां लेंगे 2 3, और 3 में हम क्या करेंगे, 1/3 इसका घटाएंगे तो ये बनेगा 2। ये हो गया सेलिंग प्राइस के ऊपर इतना प्रॉफिट। हम एसपी को यहां लेंगे 4, और 4 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5। इन दोनों को सेम करना है तो इसको 4 से गुणा करो, इन दोनों को सेम करना है इसको 3 से गुणा करो, तो ये वैल्यू हो गई 15 और 8। 15 8 कितना होता है? 23, और यहां पर आपकी जो ओवरऑल वैल्यू आ गई ये हो गई आपकी 24। ठीक, तो आप कहोगे नेट क्या होगा? 1/23, और यहां भी 1/23 से आप उत्तर क्या निकाल सकते हो कि हमारा उत्तर आएगा 4 8/23%। तो रेशियो भी सिंपलिस्टिक तरीका है, कोई तकलीफ नहीं है। आप सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो और सेलिंग प्राइस को बराबर करके आप इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एसपी क्यों? यहां बताओ 24 क्यों हुआ? दो के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करके मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो दोनों का सेलिंग प्राइस टोटल लेना पड़ेगा ना, तो डबल होगा ऑब्वियसली। तो ये मेथड जो मैंने यहां पर लिखा है, ये मेथड आपको लंबा लगेगा अगर आप बेस को सही से नहीं समझते हैं, तो ये मेथड आपके लिए लंबा है। बट ये उन लोगों के लिए जिनकी बेस की अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए ओरल तरीका है, उन्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो सीधे कहेंगे -8 1/3%, बेस डबल हो जाएगा तो ये -1/24 हो जाएगा, +1/23 आंसर होगा। दैट्स हाउ दे विल डू। ठीक है, तो फॉलो योर रेशियो अप्रोच। अगर आपको बेस चेंज में थोड़ा सा भी तकलीफ है, एंड इफ यू आर गुड इन बेस, क्लैरिटी आपको है, देन आप इसको भी कर सकते हो। बट ये तब ओरल प्रोसेस होना चाहिए, वरना तो ये अच्छा ही है, ना आपका रेशियो मेथड। अगर आप क्विक हो बेस में देन इट्स गुड, सेम बेस पर कन्वर्ट करके फटाक से उत्तर लगा दोगे आपको। एनीवे, जो अच्छा लगे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मेथड, मेरा कोई मेथड नहीं है यार, मैं मेथडलेस आदमी हूं नितिन जी, ये मत बोला करो अपना मेथड। आई डोंट हैव एनी मेथड, जो मुझे दिखता है मैं लिख देता हूं। ठीक है, फिर से देखो, समझा देता हूं। मैंने कहा इन दोनों का नेट क्या है, इतना है कि नहीं। अगर बेस सेम है तो परसेंटेज को हम सीधा जोड़ या घटा सकते हैं। तो इनका नेट कितना बना, इतना % ऑफ सेलिंग प्राइस। अब दोनों के सेलिंग प्राइस को अगर आप कंबाइन करोगे, ये वैल्यू -1/12 है, दोनों के सेलिंग प्राइस को अगर कंबाइन करोगे डबल हो जाएगा। सेम चीज डबल बेस पर कितना होगी, 1/24 हो जाएगी। जब आप बेस को डबल करते हो यार तो परसेंटेज हाफ हो जाता है ना,
तो ये -1/24 हो गया। अब क्या हुआ, यहां से यहां निकालना है तुमको, तो +1/23। 8 1/3 कैसे, इन दोनों का भैया नेट कर लो, इन दोनों को कंबाइन करो जरा, कितना आ रहा है, 8 1/3 ही आ रहा है। ठीक, तो ये समझने की प्रयास करना, बट अगर आपको ये बहुत ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं, अगर आप इनको मेंटली नहीं सोच सकते हो, तो फिर आप यही करो। ठीक है, यही करो। बट मैं जहां जहां बेस सिमिलैरिटी दिखेगी वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो एफिशिएंट है उसके लिए वो बहुत तेज है। एक आदमी ने 22.22% छूट देकर साइकिल खरीदी। अगर साइकिल का क्रय मूल्य इतना है तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए कितना है। ऑब्वियसली यहां पर डेटा इनसफिशिएंट तो नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, राइट, तो हो जाएगा। बताओ क्या होगा, क्या डेटा इनसफिशिएंट है या डेटा इनसफिशिएंट नहीं है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है, क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। कई लोगों ने सी निकाल लिया है, यही सही है। ठीक है, देखो जब मैंने बोला डी नहीं होगा तो कई लोगों ने ए निकाल लिया, सी निकाल लिया। यस, ट्रैप में फंस गए तुम। देखो ऐसा है, ओके। मेरे को एक बात बताओ, एक आदमी ने इतनी छूट पर साइकिल खरीदी है और साइकिल का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, साइकिल का कॉस्ट प्राइस दिया है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, इससे तुम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हो। यू नीड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं निकाल सकते, इसका डेटा इनसफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों चीजों को हम रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए लगा दो डी, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बेईमान विक्रेता 1 किलो के स्थान पर 820 ग्राम सामान बेचता है, लेकिन वह क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करिए। बताओ क्या है, बेईमान विक्रेता 1 किलो के स्थान पर 820 ग्राम सामान बेचेगा, लेकिन वह क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो देखो, एक चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक क्या, दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम डिसऑनेस्ट सेलर की बात करेंगे तो, ठीक है, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या ध्यान रखना है, मैं बताता हूं आपको। देखो, डिसऑनेस्ट सेलर, इस टॉपिक के बारे में अगर पूरी जानकारी आपको लेनी है तो रैमो मैथ्स यूट्यूब चैनल पे प्रॉफिट एंड लॉस का भी खूब सारा 10-12 क्लास पड़ा हुआ है, देख लेना पूरा। मैं आपको बस दो चीजें समझाऊंगा जो काम का है। लेटर से एक डिसऑनेस्ट सेलर है, वो 1 किलो बोल के तुम्हें 800 ग्राम ही दे रहा है। ध्यान से देखना, 1 किलो बोला कोई सामान नहीं है, उसने बोला तुम्हें 1 किलो दिया, तुम्हें दिखाया भी कि 1 किलो तौला, बट उसने दिया कितना है, 800 ग्राम ही तुम्हें दिया है। तो आप कहोगे कि उसने तुम्हें 20% कम दिया कि नहीं, 20% कम दिया। अरे जाहिर सी बात है, जब उसने तुम्हें कम दिया और ज्यादा का पैसा लिया तो उसको मुनाफा हुआ। अब वो जो इसका मुनाफा होगा इस ट्रांजैक्शन की वजह से, वो मुनाफा कितना होगा, ये मुनाफा आप AB रूल से लगा सकते हो। अगर आपने 20% कम तौल के दिया, -1/5, तो इसकी वजह से होने वाला मुनाफा कितना है, +1/4 यानी 25%। समझ में आया कि नहीं। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि अगर मैं मान लूं कि मेरी कॉस्ट प्राइस 1 रुपए पर ग्राम है, तो मैंने 800 रुपए का सामान दिया उसको। अगर 1 रुपए पर ग्राम है तो 800 रुपए का सामान दिया, क्योंकि एक्चुअल में तो हमने 800 ग्राम ही दिया उसको, लेकिन उससे पैसा कितना लिया हमने, 1 किलो का, यानी 1000 ग्राम का पैसा ले लिया। तो यहां से भी आप सीधे निकाल सकते हो कि 200/800 1/4 होगा, यानी 25% होगा। यानी जितना तुमने दिया वो CP हो जाता है और जितने का तुमने पैसा लिया वो तुम्हारा SP हो जाता है। और इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं वापस सवाल पे।
लेकिन ये बेचते समय, खरीदते समय नहीं। ये दुकानदार जब किसी से खरीद रहा होता है और वहां अगर ये 10% ज्यादा तौल के लेगा तो इसको 10% का ही मुनाफा होगा उसकी वजह से। समझो, दो चीजें हैं। ये बेचते समय हुआ, ये आपका हुआ बेचते समय, मतलब जब ये दुकानदार किसी को बेच रहा है, ठीक, तब की कहानी है ये। अब अगर ये दुकानदार किसी से खरीद रहा है, मान लिया खरीदते हुए, तो इसको समझो खरीदते समय। खरीदते समय क्या करेगा, लेटेस्ट से इसने क्या किया, 1000 ग्राम इसको खरीदना था, बट इसने क्या किया, 1100 ग्राम ले लिया तौल के। पेड फॉर 1000 ग्राम, पेड फॉर 1000 ग्राम, टुक 1100 ग्राम्स। ध्यान से देखिएगा, 1100 ग्राम ले लिया इसने। अब ध्यान से समझिएगा इसको, इसकी वजह से इसको कितना फायदा होगा। जब ये इसी चीज को बेचने जाएगा सेलिंग एंड पे, और मान लिया हम बात करते हैं कि इस बेईमानी से इसको कितना फायदा होने वाला है, तो 1000 रुपए की इसकी कॉस्ट है, लेकिन उसने चूंकि 1100 का सामान लिया, तो जब उसको बेचेगा तो 1100 में बेच देगा, तो उसको जो मुनाफा होगा वो 10% का होगा सीधा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब ये खरीद रहा होता है तो अगर ये 10% ज्यादा तौल के ले रहा है तो इसको मुनाफा 10% का होता है खरीदते समय। लेकिन जब ये बेच रहा होता है और इसने 10% कम तौल के दिया, -10% करके दिया, तो इसको +1/9 का मुनाफा होगा, 11.11% का मुनाफा होगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब आप कहोगे मान लिया दोनों कर रहा है, खरीदते समय 10% ज्यादा तौल के ले रहा है और बेचते समय 10% कम तौल के दे रहा है, तो इसका एक मुनाफा खरीदते समय वाला होगा 10% और दूसरा मुनाफा होगा बेचते समय, अगर उसने 10% कम तौल के दिया है तो +1/9 का मुनाफा उसकी वजह से होगा। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 22/9%। यानी कोई अगर 10% ज्यादा तौल के ले और 10% कम तौल के दे तो जो नेट मुनाफा होगा वो 22/9% का होगा उसको, +10 खरीदते समय और ये बेचते समय। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर? दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मान लिया उसने मार्कअप भी लगा रखा है, ये दोनों मुनाफे क्यों हो रहे हैं? वेट में धांधली करने से। क्लेम उसका वही है कि मैं जितने में खरीद रहा हूं उतने में ही बेच रहा हूं, वही क्लेम है उसका, बट जो उसने वेट की धांधली करी है उसकी वजह से ये मुनाफा हो रहा है। लेटेस्ट से दुकानदार ने रेट भी बढ़ा दिया, वेट की धांधली तो कर ही रहा, रेट भी बढ़ा दिया 10% और, तो रेट अगर बढ़ाएगा तो एक तीर और लगेगा। मान लिया आपने कहा 25% का मार्कअप भी है, तो आप कहोगे ये +10% है, ये +1/9% है और ये 25% का मार्कअप है, और फिर आपने मान लिया कहा कि 20% का डिस्काउंट भी है, तो ठीक है, सक्सेसिव में चारों रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि जितने भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के कंपोनेंट्स हैं उनको सक्सेसिवली अरेंज कर देना है। हर एक को एक बार पकड़ो, देखो अच्छा इससे क्या हुआ, अच्छा इससे क्या हुआ, अच्छा इससे क्या हुआ, अच्छा इससे क्या हुआ, रख दो सक्सेसिव, नेट आपको मिल जाएगा। दैट्स व्हाट इट इज। पर एक चीज का ध्यान रखना, एसएससी एक तरह के सवाल बहुत पूछी है और उसके उत्तर में बहुत कंफ्यूजन होता है। वो लिखती है कि एक शॉपकीपर ने खरीदते समय 10% की बेईमानी करी और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करी, तो बताओ उसको कितना मुनाफा होगा? ये सवाल आपने देखा है, और उसका जो उत्तर दिया होता है वो दिया होता है 21%, और यही सही उत्तर होता है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने खरीदते समय 10% की बेईमानी करी और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करी, और पूछता है कि बताओ उसका नेट मुनाफा क्या होगा? 21% उत्तर दिया होता है। अगर आपने देखा हो वहां क्या गड़बड़ी है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हमें मालूम है कि सक्सेसिव से उत्तर आता है। अब अगर उत्तर 21% आया है, इसका मतलब तो यही है कि जब 10% की बेईमानी यहां और 10% की बेईमानी यहां, तो एसएससी के हिसाब से इसको ऐसे रख के हमें 21% निकालना है। सवाल यह है कि क्या यह सही है या क्या यह गलत है? तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि ये जो चीज है बेईमानी शब्द, सवाल अब यह है कि क्या वो बेईमानी वेट से की गई है? 10% की बेईमानी को आप कैसे समझोगे? यहां पर भाषा का खेल है बस। लेटर से सवाल आया और आप क्लेम कर दो कि भाई ये सवाल गलत है। आपने लिखा 10% की बेईमानी करता है, तो 10% की बेईमानी करेगा तो 22.22% आना चाहिए।
तो एसएससी बोलेगा कि देखो ऐसा है, हमने ये थोड़ा ना लिखा है कि वो 10% कम तौल के दे रहा है वेट से। उनका 10% बेईमानी का सिंपल सा मतलब है 10% का गेन, इट बाइंग एंड इट सेलिंग एंड ऑल्सो। दे आर डायरेक्टली टेलिंग यू 10% का गेन खरीदते समय भी है और 10% का गेन बेचते समय भी है। दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग। वेट करने में डिसऑनेस्ट होता है। राहुल जी बात सुनिए, मैंने बोला 10% की बेईमानी करता है। 10% की बेईमानी करने के दो इंटरप्रिटेशन हैं, कि उसने 10% कम तुम्हें तौल के दिया या फिर उस बेईमानी से उसको 10% का फायदा हुआ। सवाल में अगर लिखा हुआ है कि उसने 10% कम तौल के दिया है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, तो आंसर 22.22% होगा। लेकिन जब सिर्फ यह लिखा है कि 10% की बेईमानी करता है खरीदते समय भी और बेचते समय भी, दोनों इंटरप्रिटेशन ओपन है कि उस बेईमानी की वजह से उसको 10% का फायदा हुआ सीधे। तो वो एसएससी ये कंसीडर करती है कि ये जो 10% हम बोल रहे हैं, ये सीधा हमने तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया है कि बेचते समय भी 10% का फायदा है और खरीदते समय भी 10% का फायदा है। ये वेट से कम नहीं है, इसलिए आंसर वो 21% होता है। टोनी स्टाकर एसएससी 21 मानता है, बट 22.22 करेक्ट है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जो मानते हैं वो पूरी तरह से गलत है। आप मेरी बात को समझो पहले। सवाल में क्या ये लिखा हुआ है कि 10% कम तौल के दिया है उसने? एसएससी वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। नथिंग रिटन लाइक दिस। ओनली थिंग इज रिटन कि वो 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय कर रहा है, यही लिखा हुआ है खाली। तो उसके दोनों इंटरप्रिटेशन वैलिड है कि आप कहोगे वेट कम तौल के दिया उसने 10% की बेईमानी, या फिर उस बेईमानी से उसको 10% का फायदा हुआ, वही 10% दिया हुआ। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएससी इज सिंपली दैट वी हैव गिवन सीधे कि हमारी बेईमानी से 10% का फायदा खरीदते समय भी हो रहा है, बेचते समय भी हो रहा है। वो फायदा ही दिया हुआ है उन्होंने सीधा, और इसलिए 10-10 से आपको 21 मिलता है। समझ में आई बात की नहीं? लेकिन मैं फिर से ये चीज समझा रहा हूं कि अगर सवाल में एक शब्द बहुत क्लियरली लिखे हैं कि वेट से बेईमानी हो रही है, कम तौल के 10% कम तौल के दिया गया है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है ऐसा कि बेचते समय उसने 10% कम तौल के दिया है, अगर ये साफ साफ लिखा हुआ है देन 22.22%। सो देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, बाकी अब सवाल करते हैं। आ जाओ इस पे। कहां था? 53 नंबर। क्या है इसका उत्तर? 1 किलो के स्थान पर इतना बेचा, लेकिन उसने बोला कि उसने क्रय मूल्य पर ही बेचा है, तो बेईमानी जो कम तौल के दे रहा है उसकी वजह से इसका पूरा का पूरा मुनाफा होने वाला है 820 से 1000। आप सीधा मुनाफा यहां से निकाल सकते हो और आप कहोगे ये वैल्यू जो बनने वाली है 18/82, और जो भी मेरा 18/82 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वैल्यू आएगी कितनी? 9/41। अच्छा, 9/41 अगर आपके सामने है तो आप इसको अब सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 900/41। 41 दूना कितना हुआ? 82। फिर बचा आपके पास 80। 2 बार नहीं जा सकते हो, 1 बार जाओगे। अब तो आंसर ये हो गया बी। फिर भी आपको मालूम है कि आप 41 से 2 कम थे, तो 39/41% आपका आंसर हो गया। ऑलराइट, बी ऑप्शन। ये सवाल देखिए, एक बेईमान विक्रेता ने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा, लेकिन खरीदते समय और बेचते समय भार में 15% की बेईमानी करता है। यहां शब्द लिखा हुआ है ना, भार में उसने क्या किया? 15% की बेईमानी करी, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ओके, बट ऑप्शन में 22.22 भी रहेगा तो क्या यही सोचेंगे? देखो, मैंने बोला कि देर आर बोथ इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दोनों इंटरप्रिटेशन है उसके यार। मैंने आपको दोनों इंटरप्रिटेशन समझा दिए, ठीक है, कि इंटरप्रिटेशन दोनों हो सकते हैं, बट देन यू हैव टू सी कि व्हाट एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कंसीडर्स। 21%, मार्क दैट। फिर क्लेम करना कि तुमने पहले भी तो ऐसे ही किया था, तो 22.22 कैसे कर रहे हो? समझ में आई बात की नहीं? चलो इसका उत्तर निकालो। तो आप कहोगे देखो भैया यहां पर तो 15% सीधा हो गया,
यहां सीधा 15% नहीं होगा, यहां 15% इज इक्वल टू तुम्हारा है 3/20। तो ए बी रूल लगाओगे और 15% ये कम तौल के अगर देगा तो ये -3/20 बनेगा, और ये -3/20 जो है ये +3/17 बनेगा यहां। ठीक, अब आप कहोगे अगर मैं यहां 100 लूंगा तो ये वैल्यू हो गई मेरी 115 हुई। तो यहां से ऑलरेडी 15 का इंक्रीज आ चुका है। अब मुझे निकालना है 3/17 किसका, 115 का। यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड सी 345 डिवाइडेड बाई 17। तो ये हो गया आपका 17 दूना 34, 20 बार तो आपका सीधा सीधा जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ओके क्लियर। तो आंसर क्या है, डी। पूरा डिवाइड नहीं करने का, ये 340 + 5 है तो 20 दशमलव कुछ कुछ, इन दोनों को जोड़ दो, 15 और 20 कितना हो गया, 35 दशमलव कुछ 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 कुछ। बचपन में आप करते थे छुक 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 छुक, ट्रेन देख के, हम लोग करते हैं कुछ 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 कुछ। बचपना जीवित रहना चाहिए, फॉर्मेट बदल जाना चाहिए, मैंने फॉर्मेट बदल दिया है। छुक 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 को मैंने कुछ 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 कर दिया है। मजा आ रहा है, ठीक है। ए कहां से आ रहा है, डी भैया, डी ऑप्शन। ए बी रूल ने कितनी मदद करी आपकी। 1/17 को 5.88 लिखने वाले मूर्ख बालक, क्यों कर रहे हो ऐसा अखिलेश। अच्छी बात है तुम्हें मालूम है, बट 5.88 क्यों लिख रहे हो इसको फर्जी में। सक्सेसिव क्यों नहीं लगा रहे, सक्सेसिव भी तो है, और क्या है ये क्या है, और सक्सेसिव भी तो है ये। सक्सेसिव का मतलब ये थोड़ा ना होता कि फॉर्मूला लगाना a + b + ab / 100 हर बार, नहीं, ये भी सक्सेसिव ही तो है। इसको 15% बढ़ा दिया ये मिला, फिर इसको ऐसे बढ़ा दिया ये मिला। अच्छा तुम कह रहे हो रेशियो क्यों नहीं लगा रहे हो। देखो मैंने बोला कि मेरा कोई फिक्स मेथड ही नहीं है यार, नहीं है, मैं फ्री हूं, मैं सवाल देखता हूं और सवाल के हिसाब से कर देता हूं, ठीक है। मेरा कोई मेथड नहीं है, मेथडलेस आदमी हूं मैं, ठीक है। आप ये कह रहे हो क्या कि 15% को मैं ऐसे लिखूं कि ये 20 है तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगी, 23 हो जाएगी। फिर मैं ये लिखूं कि 17 है तो ये 20 हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो क्या तुम। तो ये 340 है तो ये 460 हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो क्या। हाँ जी, जरूरत क्या है इसकी। नहीं समझ में आया, कहां डिवाइड रॉन्ग है भैया, कहां रॉन्ग डिवाइड कर दिया मैंने, कैसी बातें कर रहे हो, कहां गलत। ये 340 + 5 है यार, तो 340 20 गुना हो गया और 5/17 डेसिमल में ही जाएगा ना। समझो बालक, 1000 मान के कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो। 100 मानना तो बुरा लग रहा है तुमको, 1000 मानोगे उसको, क्यों 1000 माने, एक 0 बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो लिखोगे, फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो कहोगे कि अच्छा ये डिवाइड हो रहा है किससे, 0 काट दो, 0 काट के आप 2 से काट दो तो ये वैल्यू बनेगी 17 और ये वैल्यू बनेगी तुम्हारी 23। फिर आप कहोगे ये 6, फिर आप निकालोगे 6/17। हाँ, फिर 1/17 का आप यूज कर सकते हो, ये 5.88 होता है, ऐसे कुछ कर लो। या फिर आप इसको लिखो 600/17, 17 3 51, 17 5 85 दशमलव कुछ कुछ। Look how I look at the question. For me this question is a successive का questions. The rest is the calculation process. कि आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो या इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो या कैसे कर सकते हो। तो do not be fixed in your calculation aspect. Ratio is not a method. It's a way of calculation. समझ में आ रही बात कि नहीं। ये जो रेशियो है ये क्या है, हमने इसको ऐसे लिखा, ये सक्सेसिव का प्रोसेस है। इसी सक्सेसिव प्रोसेस को अगर आप ऐसे रेशियो में लिखते हो तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो अलग तरीके से हो जाता है। तो दीज आर द वे टू कैलकुलेट, रेशियो इज नॉट ए मेथड। 50% इज +1/2, तो वी कैन से कोई चीज अगर 50% से बड़ी है तो वो 2 से 3 हो गई। इट्स अ वे ऑफ राइटिंग टू कैलकुलेट, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
रेशियो इज नॉट ए मेथड, इट्स ए वे ऑफ कैलकुलेशन, दैट्स इट। कि कैसे कर रहे हो तुम ए से बी कैसे जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। इंपॉर्टेंट है कि ए से बी पहले समझ में आना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है और क्यों जा रहे हो, पर्पस क्या है तुम्हारा। यू नो द पर्पस, देन यू कैन टेक एनी पाथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, 15 और 20 का सक्सेसिव तो 38.xx होगा। पकड़ में आ गए तुम अंकित। तुम करो 15 और 20 का तो 38 होगा। अरे भैया ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज तो ये था, ये परसेंटेज थोड़े ना है। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली कि ये 15 है, ये 15 से 115 बन गया। अब इसका ये कितना होगा, तो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, सीधा जुड़ेगी, सक्सेसिव नहीं है ये। ऐसा थोड़े ना करते हैं हम कि हमारे पास 100 है, इसको हमने 10% से बढ़ाया तो ये 110 मिला। अब 110 को हमने फिर से 10% से बढ़ाया तो ये 11 मिला। तो ये 10 का इंक्रीज है, ये 11 का इंक्रीज है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है, इसका मतलब ये 121 हो गया। ये थोड़ा ना करते हैं फिर कि 10 और 11 का फिर से सक्सेसिव लगा दिया, नहीं। एक ही चीज को दो बार थोड़ा ना करेंगे हम ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के जोड़ रहे हैं कि यहां से यहां जाने में एक्चुअली में कितना, इतना, यहां से यहां जाने में एक्चुअली में कितना, इतना, जोड़ दो, हो गया नेट। ठीक है, एक वस्तु को 11% के लाभ पर बेचा गया, यदि से 1000 रुपए कम की कीमत पर खरीदा गया होता और 3000 रुपए और कम में बेचा गया होता तो इतने % की हानि हो जाती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निकालिए, सॉल्व इट प्लीज। 11% के मुनाफे बेचा आपने, तो कोई चीज आपने ली है, वो 11% के लाभ पर आप बेच रहे हो। तो यार इस चीज में तो आपको मालूम है कि ये कैसे करते हैं। शुरुआती रेशियो आप लिख सकते हो ना कि मेरा शुरुआती रेशियो है 100 और 111, ये इनिशियल रेशियो है सीपी और एसपी का। दूसरे केस में 13 से 91 और 9 कितना हो गया, 100/13 इज 1/13। तो 1/13 का अगर लॉस हो रहा है आपको, तो आप कहोगे दूसरे केस में मेरा बनेगा कि मेरा 13 जो है वो 12 हो गया। बट ये कैसे हुआ है, आपने यहां सीपी लिखा, यहां पर आपने एसपी लिखा। अगर आपने यहां 1000 कम किया और यहां पर आपने 3000 कम में बेचा, ये काम आपने किया है। मल्टीप्लाई करो, 100 × 12 आपका 1200 बनेगा। 13 × 111 आप निकालो, तो मैं लिख रहा हूं 13 × 111 माइनस 100 × 12 विल बी इक्वल टू हाउ मच। ये करस्पॉन्ड करेगा, दोनों जब नेगेटिव होते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में घटता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपस में घटता है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट आपस में जुड़ता है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 13 × 3000 माइनस 12 × 1000। कुल मिला के वैल्यू कितनी हो गई, 39 माइनस 12। 39 माइनस 12 आपका कितना हुआ, 27000। इधर कैलकुलेशन करो, 13 × 111 1300, ठीक, यहां पर हो गया 130 और यहां पर आपका हो गया 13, 1443। तो ये हो गया आपका 1443 माइनस 1200, दिस वैल्यू केम आउट टू बी 243। कहाँ है 11 बेटा में तो? अरे यार हिंदी में 11 ही लिखा हुआ था, मैंने 11 से ही पूरी कैलकुलेशन कर दी, वहां 11 1/9 था। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने हिंदी में सवाल पढ़ा तो हिंदी वाला कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। प्रोसेस समझ में आ गया ना, प्रोसेस समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं। यस, दैट्स हाउ विल डू। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमें 1 यूनिट मिल जाएगा, और अगर हमें 1 यूनिट मिल जाएगा तो हमें 100 यूनिट मिल जाएगा। लेकिन आपको यह समझना है कि ये पूरा सवाल मैंने यहां 11% मान के कर दिया। अब आपका ये है होमवर्क, ये 11% से मैंने कर दिया है। तुम्हारा होमवर्क अब ये है कि इसी चीज को महाराज ये 11 1/9% लेके कर लेना, तो आपका ये 9 10 बन जाएगा, आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन। ठीक है, तो इंग्लिश से मैं करिए नहीं, इंग्लिश से आप करिए। हाँ जी, इंग्लिश से आप करिए। क्लियर, मैंने जो करना था कर दिया, तो दोबारा नहीं करूंगा मैं। हाँ जी, ऑलराइट,
समझ में आया? तो प्लीज इसको सॉल्व कर लेना खुद से आगे। ओके, आज जा रहा हूं ऑफिस। ट्रांसलेशन एरर्स जो हो रही है ना, आज कहर बरपने वाला है, कहर। मैंने एक बार फाइन लगाई थी, पता है आपको? मैंने कहा था एक टाइपिंग मिस्टेक होगी 200 रुपये काट लूंगा। डरे ही नहीं वो लोग, पता है, क्योंकि उनको पता है काटेगा नहीं पैसा। बिल्कुल डर नहीं डरे। हर बार उनको मेल करवाया, मैंने कहा लिखो, ठीक है, जो लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ उनको हमने कहा लिखो इनको कि 200 रुपये का फाइन कटेगा हर एक गलती पर। कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और मैं डरता हूँ यार अपने टीम वालों से, बहुत काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, बट ये होनी नहीं चाहिए। तो आज जाके मैं विनती करूंगा, कहर बरपाने जाऊंगा और मैं कैसे कहूंगा, प्लीज ऐसी गलतियां ना करें, बहुत दिक्कत होती है, बस यही बोलूंगा, ठीक है। वीनू अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। वह उनमें से 42% को अंकित मूल्य पर बेचेगी, 18% को 20% छूट पर और शेष को 30% छूट पर बेचेगी। कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे सवाल ना मल्टी स्टेप होते हैं। भले ही इनको तुम 50 बार कर लो, एग्जाम में कैलकुलेशन परेशान कर सकता है। टाइप बहुत सिंपल है, तो ऐसे सवाल जब भी मिले इनको लगा लिया करो, प्लीज क्विकली लगा लिया करो, है ना। तो देखो यहां पर क्या है, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है, उसमें से 42% को अंकित मूल्य पर बेचने वाली है, 18% को 20% छूट पर और शेष को 30% छूट पर बेचेगी। तो आपको बताना है कि कुल प्रतिशत लाभ क्या है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि देखो हमारी जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें हमारा जो मार्कअप परसेंटेज है वो तो 50% है, ये तो दिख गया मुझे, ठीक, दैट्स वेरी मच क्लियर। और फ्लो क्या होता है आपको पता है कि भाई कोई भी चीज है उस पर एक मार्कअप परसेंटेज होता है और एक डिस्काउंट परसेंटेज होता है। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है नेट प्रॉफिट है या लॉस है, वॉट। तो हमें कुल मिला के ये चीजें करनी है। अब इसमें कुछ चीजें बोली है इसने, 42% के साथ कुछ हुआ है। अच्छा 42% अगर मैं टोटल इनिशियल यूनिट 100 मान लूं तो 42% का मतलब क्या हो गया? 42 यूनिट, ठीक। उनको कह रहा है मार्क प्राइस पे ही बेचा है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहां बात करता हूं प्रॉफिट की, दो कंपोनेंट है आपको पता है, एक आपका है मार्कअप परसेंटेज और एक है आपका डिस्काउंट परसेंटेज, और यहां पर आपका है नेट। तो मार्कअप परसेंटेज 50% है और पहले में क्या है? डिस्काउंट 0 है, तो भैया ये चीज तो 50% के मुनाफे पे ही गई। फिर जो बाकी इसमें से 18% है, यानी 18 यूनिट मैंने लिया, उसमें 20% का छूट है, तो 50% का मार्कअप है और 20% का छूट है। इसका नेट सक्सेसिव में क्या मिलेगा? 50 और 20 का नेट क्या मिलता है? 50 माइनस 20 होता है 30, 30 माइनस 10 होता है आपका 20, तो ये नेट 20% बना आपका प्रॉफिट। तीसरा 30% है, तो 42 18 60 हो गया, तो अब 40 और बचा। इसमें वैल्यू कितनी है आपकी? 30%, सॉरी ये तो 50% है और डिस्काउंट आपका 30% है। अगर आपका डिस्काउंट 30% का है सर, डिस्काउंट आपका 30% का है, तो ये वैल्यू 50 माइनस 30 कितना हुई? आपकी 20 हुई, और 20 में से 15 आपने घटाया, तो ये वैल्यू कितनी हुई? 5%। ठीक है, तो ये नेट परसेंटेजेस आपके कैलकुलेट होके आए जो हमें दिख रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हमें निकालना है कि नेट कितना होगा। तो आप कहोगे ये वैल्यूज हैं रेशियो में, आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई मत करना। क्यों? क्योंकि अगर मुझे नेट परसेंटेज निकालना है और टोटल अगर नीचे 100 रहेगा तो परसेंटेज तुरंत आ जाएगा। इसका टोटल 100 है, नीचे टोटल ही लिखते हैं ना। अब ये होगा 42 इंटू 50 परसेंटेज, परसेंटेज का साइन यहां लगाओ। 42 इंटू 50 क्या होता है? किसी भी चीज से 50 से गुणा करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना। 2 से डिवाइड करना 21 और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2100 प्लस 18 इंटू 20 कितना होगा आपका? 360। 5 इंटू 40, 40 इंटू 5 कितना होता है? 200 होता है। तो आप खुद देखो 21 और 560 है ये, तो ये है 21 5 2660 बटे 100, और ये परसेंटेज का साइन है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 26.6%। ऑप्शन हो गया आपका ए। क्लियर? समझ में आएगा नहीं? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ओके,
ये जो रेशियो है, बहुत ध्यान से देखना, ये जो रेशियो है ये मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मैंने इसलिए सिंप्लीफाई नहीं किया है क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 100 रखो ना, सीधे 100 रहेगा तो डिवीजन में सिर्फ दशमलव इधर उधर करना है, तो इस बात का भी ध्यान रखो आप, ठीक है। नीचे 100 रहेगा तो दशमलव लेफ्ट राइट करना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर नीचे आपने बना के डिवाइड करके 2 से 50 बना दिया तो फिर बाद में क्या करोगे? बाद में डिवाइड करो। ये नेट है। अब ये नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट, अगर ये कोई नेगेटिव आता तो वो नेट डिस्काउंट, नेट लॉस हो जाता। तो कहने का मतलब देखो, यह मैं आपको फिर से समझाता हूं, कोई भी 3 चीजें अगर मुझे दी हैं कि इस पे इतना प्रॉफिट परसेंटेज है, इस पे इतना प्रॉफिट परसेंटेज है, तीसरे पे इतना प्रॉफिट परसेंटेज है, तो तीनों का अगर प्रॉफिट परसेंटेज मुझे मालूम है और ये मालूम हो कि इनका रेशियो क्या है, तो मैं तीनों का कंबाइन निकाल सकता हूं। मान लिया 2 पे प्रॉफिट हो रहा है, 1 पे लॉस हो रहा है, और उनका रेशियो पता है तो नेट निकाल सकता हूं। यस, इस सवाल में हमें नेट सीधा मालूम नहीं है, हमें मार्कअप भी दिए गए हैं और डिस्काउंट्स भी दिए गए हैं, तो हमें नेट निकालना है सबका। इस केस में मार्कअप पे ही बिका तो इसका नेट पता है, इसका नेट पता है, डायरेक्टली 85 हुआ, डिस्काउंट है ही नहीं, बट बाकी दोनों में डिस्काउंट्स भी हैं, डिस्काउंट्स भी हैं तो उनका भी हमें इस्तेमाल करना है। और फिर जब वैल्यू आ गई देन हमें ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो देखो, हमने इसको सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि जब हम वैल्यू लिखते हैं ये डिनोमिनेटर में टोटल लिखते हैं, इसका टोटल लिखते हैं, तो काट दोगे अगर तो टोटल क्या होगा? 100 से छोटा हो जाएगा। बाद में जब परसेंटेज निकालना होगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्यों करें डिवाइड? नहीं करेंगे, पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कितने लोगों को चीज समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं? तो ये सवाल क्या है? मल्टी स्टेप क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे हैं इससे कोई सिंपल प्रोसेस, इससे सिंपल क्या चाहते हो? नेट निकालना पड़ेगा, इसको निकाले बगैर ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे हम डिस्काउंट परसेंटेज का अलग से निकालेंगे एवरेज, और ये हमें पता ही है। क्या ऐसा कर सकते हो? क्या ऐसा कर सकते हो? प्लीज एक्सप्लेन। क्या आप कहोगे हम डिस्काउंट परसेंटेज अलग निकाल लेंगे, 30 और 20 50 50/100? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको नेट सबका निकालना पड़ेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं? बिकॉज देर आर 2 कंपोनेंट्स यार, 2 कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट को यूज करके आपको नेट पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ डील करना पड़ेगा उस रेशियो को यूज करके। कुछ लोग कह रहे हैं 100 मान के हो जाएगा। हाँ मान लो, 100 मानने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इवन चाहो तो कुछ कॉस्ट प्राइस मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है तो मेरा मार्कअप क्या होगा? 150 होगा। तो आप कहोगे मार्कअप मेरा 150 होगा तो मेरा डिस्काउंट होगा उस पर, उससे भी हो जाएगा, बट समय उसमें बचने वाला नहीं है। कर लो, इक्वल टाइम लगेगा आपका, समय नहीं बचेगा उसमें, ठीक है। तो देखो अब सवाल ये, कैलकुलेशन के बहुत तरीके हैं, आप अगर कैलकुलेट इसको करोगे तो बहुत तरीके हैं, कर लो। कोई लोग कह रहे हैं डेविएशन से हो जाएगा, डेविएशन से भी खास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि जब आप डेविएशन निकालोगे, आप मानोगे कि मेरा एवरेज मान लेते हैं 20 है, ये 0 हो गया, बट आप जब यहां जाओगे तो आप कहोगे ये 50 है, 30 × 42 करना पड़ेगा आपको। वही बात है, व्हाट इफ परसेंटेज इन फ्रैक्शन, तो हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में डील करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो क्या करोगे? उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखो। यार 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। तो आप इस सवाल में जहां जहां ये 50% हमने यूज किया, इसकी जगह 1/2 कर दो, इसकी जगह 1/5 कर दो, इसकी जगह 1/20 कर दो, तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्या दिक्कत है? तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गिवन। अगर मुझे यहां 11/9% दिया होता तो उसको मैं 1/9 लिखता, इसको मैं 1/5 कर देता, इसको मैं 1/20 कर देता, और सेम एक्सप्रेशन यूज कर लेता। 42 × 1/9, 18 × 1/5, 40 × 1/20 डिवाइडेड बाई 100, सेम फ्रैक्शन में मेरी वैल्यू आ जाती, उसको बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चले आगे बढ़े, समझ में आ गया? तो वो सब चीजें बहुत सिंपल हैं। आप तीनों को परसेंटेज ले लो, तीनों को फ्रैक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 26.6 क्यों? 2660 क्यों नहीं? 2660 ऑप्शन में दिया है क्या आपको? नहीं। तो पहला तो लॉजिक ये कि क्यों हो। जैसे मान ले तुम्हारी शादी के लिए 4 रिश्ते आए,
रिश्ते तुम्हारे 4 आए और तुम अपनी मम्मी से बोलो कि कियारा आडवाणी क्यों नहीं, थप्पड़ पड़ेगा तुमको बस। जो तुम्हारे ऑप्शन में ही नहीं है उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? वो तो ऑप्शन में नहीं है। एनीवे अंडरस्टैंड हियर, कम हियर। यार ये बटा 100 नीचे नहीं आएगा क्या? वेटेड एवरेज जानते हो कि नहीं जानते हो? A1W1 प्लस A2W2 प्लस A3W3 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। तो ये टोटल नीचे डाल दोगे तो वो कट के 26.6 ही आएगा। हाँ जी, समझे कि नहीं? आप पहले क्वेश्चन रीड करके ही आंसर लगा देते थे, तब आपको आंसर याद होता था क्या सर? अच्छा ठीक है। देखो क्या होता है, जो मैं ना बहुत ही विद्रोही प्रॉब्लम सॉल्वर हूं और था भी, पर प्रॉब्लम ये हो गई ना कि जब मैंने इस सेगमेंट में एंट्री करी, एसएससी सेगमेंट में, तो मेरे को मालूम चला यार ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। यहां पर लोग मेरे को एलियन समझने लगे। क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर लगा दिया, तो दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओके इट्स पॉसिबल टू डू दैट। आई मे बी कैलकुलेटिंग रियली रियली फास्ट। भाई सिंपल सी बात है, 2 आदमी है, एक आदमी के अंदर बहुत ज्यादा स्किल डेवलप हो गई, उसने करी। आपने देखा लोगों को ह्यूमन कैलकुलेटर्स होते हैं, यू गिव देम ए नंबर, दे विल टेल यू द आंसर, दे कैन कैलकुलेट मेंटली, उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कई लोगों ने प्रॉब्लम खड़ी करना शुरू कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है। कई टीचरों ने वीडियो बना दिया मेरे बारे में कि टीचर पागल है। तो ना मुझे सामाजिक होना पड़ा, और मुझे भी लगा यही तरीका भी सही है, ठीक है। तो इसलिए सब बहुत डिटेल में पढ़ाने लगा मैं, सामाजिक बनना पड़ा मुझे, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुझसे पढ़ोगे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा अपने ज्ञान का? हाँ जी। तो मैंने अपने आप को बहुत स्लो कर लिया है, बहुत स्लो। बट हाँ, जहां तक, जिस मंजिल तक तुम्हें पहुंचाना है वहां मैं पहुंचा देता हूं, धीरे धीरे करके पहुंचाता हूं, ठीक है। सो जैसे लेट्स से तुम्हारे पास कोई बहुत विद्रोही स्किल डेवलप हो जाए, समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, जेल में डाल देगा तुमको, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है, आपको दूसरों की तरह भी थोड़ा दिखना पड़ता है। अगर दूसरों की तरह तुम दिखोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सामाजिक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, बदल लिया मैंने अपने आप को। वरना लोग आते ही नहीं थे, डर जाते थे पहले ही। एनीवे, वो सब पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मुझे लगता है एज ए टीचर मैं और इंप्रूव कर गया हूं, क्योंकि पढ़ाना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है ना। कि मैं कितना तेज कर सकता हूं या मेरे दिमाग में क्या चीजें चलती हैं, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको स्किल्स बिल्ड करूं जो आपका एग्जाम निकलवा दें, ठीक है। तो वही एनालिटिकल स्किल कैसे डेवलप करें, और बाकी आपका एफर्ट कि आप कितना आगे जा सकते हो, ठीक है। एनीवे, लेट्स गो अहेड। ये सवाल देखिए प्लीज। 780 रुपए में एक वस्तु को बेचने में हुई हानि उसी वस्तु को 1040 में बेचने और होने वाले लाभ से इतना अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ओके, निकाल लेना यार प्लीज। आई डोंट थिंक इसमें मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, बस इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये 50/3% बनेगा। 50/3% का मतलब 1/6 होता है, बस 50/3 इज 100/6, तो 1/6 हो गया। ओके, 1/6। सो 780 में हुई हानि 1040 में बेचने पर होने वाले लाभ से इतना अधिक है। तो यहां पर अगर वैल्यू 6 है तो यहां 7 है, अंतर क्या हो गया? 13। और ये 13 किसके बराबर है आपका? 260। 1 यूनिट कितना हो गया आपका? 20। और 1 यूनिट अगर 20 के बराबर हो गया तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कैसे निकलेगा आपका? अब तो हो गया ना, 7 दूनी 14, 140 जोड़ दो, $920। ऑलराइट,
श्री ललित शर्मा ने 25 दर्जन किताबें खरीदी और वो रेट दिया हुआ ₹59 पर दर्जन की दर से उन्होंने 10 दर्जन किताबें इतने प्रॉफिट में बेच दी और बाकी 20% के प्रॉफिट पर बेची है। आपको यह बताना है कि इस लेन देन में लाभ प्रतिशत जो है वो कितना होगा। हाउ मच द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इन द गिवन ट्रांजैक्शन। ठीक है, बताओ व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर। ये सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। 25 दर्जन किताबें हैं तो 10 दर्जन के साथ आप कुछ कर रहे हो, 15 दर्जन के साथ कुछ और कर रहे हो, तो ये रेशियो हो गया 2:3। ये चीज जा रही है 10% पर और ये चीज जा रही है ये चीज जा रही है 15% पर और ये चीज जा रही है 25% पर या 20% पर, 20 पर। तो इसका नेट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे 15 दूना 30 और 20 तियां 60/5, 90/5 कितना हो गया आपका? 18%। आंसर क्या हो गया? बी, 18%। ऑलराइट, 18% इज द आंसर। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, इसको करने में इतनी ज्यादा खास मेहनत आपको नहीं लगेगी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए काफी भयानक दिखने वाला प्रश्न, लंबा सा। हाँ, स्ट्रेट एलिगेशन भी लगा सकते हो, कुछ है नहीं, सिंपल भी लगा सकते हो, दोनों चलेगा। देखो एलिगेशन आप लगाओगे अगर इस सवाल में कि हम एलिगेशन यूज करेंगे, क्रॉस एलिगेशन, तो क्रॉस एलिगेशन में आपको ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा कि कहां 2:3 बन रहा है। इट्स वेरी सिंपल बाय द वे। यू कैन यूज डेविएशन ऑल्सो। डेविएशन लगाओगे तो आप कहोगे 15 मान लेते हैं एवरेज है, तो यहां जो बनेगा 0, यहां बनेगा 5 तियां 15, 15/5 कर दो, 5 तियां 15, 18 आ जाएगा। बट बहुत ज्यादा समय नहीं बचने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है एक्चुअली। सीधा सा सवाल है, 30, 20, 60 पर क्या ही टाइम बच रहा है किसी का? कुछ नहीं। तो इतना दिमाग मत लगाओ इसमें। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, वो भी बहुत सिंपल। ओके, क्रॉस एलिगेशन अगर आप लगाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि 15 और 20 अगर मुझे यहां दिया हुआ है तो यहां पर कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि ये रेशियो मेरा 2:3 बन जाए। तो आपको खुद दिख जाएगा कि अगर 18 यहां ले लो तो 2:3 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? बी। एक खिलौना की दुकान में इतना खिलौना है, दुकानदार ने कुछ खिलौना 12% के लाभ पर बेच दिया, बाकी खिलौना 8% के लॉस पर बेच दिया, बाकी 20% के लॉस पर बेच दिया। इस प्रकार उन्हें पहले तथा दूसरे प्रकार की बिक्री पर कुल 4% का लाभ हुआ तथा दूसरे और तीसरे प्रकार की बिक्री पर कुल 8% का लाभ प्राप्त हुआ। पहले और दूसरे प्रकार के खिलौनों की संख्या ज्ञात करिए। ये बढ़िया सवाल है, ये अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन, बट सिंपल है। सोचो, थोड़ा मन लगाओ। देखो यहां पर कह रहा है इतने टोटल हैं उसके पास, इसमें से इतने 12% के प्रॉफिट कुछ गए हैं, कुछ 8% पे गए हैं, वो लॉस पर गए हैं, बाकी जो है वो 20% के प्रॉफिट पर गए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला है कि फर्स्ट और सेकंड में 4% का प्रॉफिट हुआ। तो लेट्स लुक एट फर्स्ट। फर्स्ट कैसे कैसे मिल रहा है? 12% और 8% को मिला के अगर तुम्हारा नेट मुनाफा 4% का हो रहा है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका रेशियो आपस में क्या है। तो अगर मैं ये रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो आप कहोगे ये बनेगा 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3:2 के रेशियो में ये पहला और दूसरा है। हम क्रॉस एलिगेशन लगा के देख सकते हैं। दूसरे और तीसरे में 8% का लाभ हुआ, दूसरा क्या है -8 और तीसरा क्या है आपका +20, और इस पर आपको 8% का अगर लाभ प्राप्त हुआ है तो ये वैल्यू क्या है 12 और ये वैल्यू क्या है तुम्हारी 16। 12:16 क्या है? 4 तियां 12, 4 चौके 16, यानी ये वैल्यू क्या होगी 3:4। तो अब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो ये सेकंड और थर्ड का रेशियो मुझे मिल गया। तो 3-2 और 3-4 को मुझे कंबाइन करना है, 3-2 और 3-4 को मुझे कंबाइन करना है। ये आपको पता है 1-2 है और ये आपको पता है 2-3 है। कंबाइन कर लो तो ये वैल्यू आपकी आती है 9:6:8। ये हो जाता है 1-2-3 का रेशियो। एवरीवन नोज दिस। ठीक है, अब अगर ये रेशियो मुझे मिल गया तो पूछ रहा है बताओ दूसरे प्रकार के खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, पहले और दूसरे प्रकार के।
तो आप 9 6 15 8 बोलोगे 23 यूनिट आपको क्या दिया है 22 31, ये 2300 माइनस 69 है, यानी 100 गुना -3 है 97 टाइम्स। आपको क्या करना है 15 इंटू 97 निकालना है, यानी 15 इंटू 100 -3 निकालना है। सो 1500 माइनस 45 1455, 1455 इज आंसर। ठीक है, सरल सा प्रश्न है, बट आपको 2 बार क्रॉस एलिगेशन लगा के रेशियो मिलेंगे दोनों के, उनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो मुझे मिल गया है तो टोटल पता है, आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस सवाल में। सवाल देखिए, ₹21.7 में 156 बोतलों को अगर बेचा जाए तो 19 1/6% का प्रॉफिट होगा। 15.55% लाभ अर्जित करने के लिए ₹16.8 में कितनी बोतलें बेची जानी चाहिए। सवाल सरल है, पर इसी सरल सवाल में आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। तो जरा इसको सॉल्व करिए। ओके, कोई कह रहा है एलिगेशन के अलावा कोई और लॉजिक। देखो, पहली बात तो तुमको पता है ना कि रेशियो चाहिए तुमको, बगैर रेशियो के आप ये तो नहीं निकाल सकते ना। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो नहीं मिलेगा सर, तब तक क्या आप निकाल पाओगे कि कितने हैं पहला और दूसरा टाइप का? नहीं। अब वो रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? एलिगेशन। या तो आप लिखोगे इक्वेशन, इक्वेशन इज नेवर फास्टर देन एलिगेशन। रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका है क्रॉस एलिगेशन, उससे आसान कुछ भी नहीं है। ओके, तो द अदर लॉजिक सिंपली विल बी कि राइट इक्वेशन। एलिगेशन क्या है? उसी इक्वेशन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका है। देयरफॉर पिछले सवाल में जो तरीका लिखा गया है वो मोस्ट सिंपलेस्ट तरीका है कि रेशियो निकाल के वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एलिगेशन तो लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? वरना रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? इक्वेशन लिखोगे, समय की बर्बादी करोगे। 220, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। मेरा एक सवाल है आपसे कि इस प्रश्न को करने के लिए क्या करें। पहले, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है, ये आपके सामने जो यहां पर एक वैल्यू मेंशन्ड है, ठीक है, ये कितना परसेंटेज है? तो आपने कहा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 29 इंटू 6 करूं, ठीक, तो ये कितना होगा? 174 होगा कि नहीं होगा? यस। और ये 175/6 बन गया। तो एक बार अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये 175/600 है। अगर आप चाहें तो इसको 25 से काट सकते हैं, तो ये 25 का 7 गुना है, ठीक, और ये 25 का 24 गुना है। 25 का ये 24 गुना है। तो एक तरह से फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आपकी आ गई 7/24, राइट? क्लियर है? तो अब आप कह रहे हो कि अगर हम 156 बोतलों को 21.7 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको एक चीज क्लियर हो गया कि अगर आप किसी चीज को 7/24 के मुनाफे पे बेचते हो तो इसका मतलब 24 की चीज आप 31 में बेचते हो। तो यहां से आपको कुछ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 0.7 आपका मल्टीप्लायर मिलने वाला है। तो इधर जो वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 24 इंटू 0.7। अगर मैं कॉस्ट प्राइस साइड की बात करूं तो ये कॉस्ट प्राइस का साइड हो गया। अब यहां पर जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया है कि कितनी बोतलें वो खरीद सकता है अगर उसको 15.55% का मुनाफा कमाना है। सवाल अब यह है कि 15.55% जो है इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है? किसी ने निकाला? ठीक है, किसी ने निकाला? जल्दी बताओ प्लीज। आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि 15.55% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आपने निकाला, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं निकालोगे तो आपकी तकलीफ तो काफी बढ़ जाएगी। व्हाट इज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 15.55%? ओके,
क्या 5.55% आपने कहीं देखा है? 5/9 में देखा है कि नहीं देखा है? यस। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 10% प्लस 5.55%, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 5/9 होती है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/10 होती है। कैन वी राइट लाइक दिस? ओके, क्लियर और नॉट? हाँ ठीक है, वो सेलिंग चिंता मत करो, सेल अभी पहले रेशियो तो लिखो इसका। तो जब रेशियो लिखोगे तब हम आगे कुछ बात कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 7/45, 7/45। इसका मतलब मेरी अब इच्छा यह है कि मैं 45 की चीज को 52 में बेचूं। दैट इज वॉट माई डिजायर इज। दिस इज वॉट आई डिजायर। दिस इज वॉट आई डिजायर। अब देखो, इस सवाल को बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह कह रहा है कि अगर हमने इतने बोतल इतने में बेचे हैं तो इतने का मुनाफा है। हमने कॉस्ट निकाल लिया 156 बोतलों का, हमें कॉस्ट मालूम है। लेकिन अब हमें 16 रुपए 80 पैसे में कितनी बोतल हमें बेचनी चाहिए कि हमें इतने का मुनाफा हो? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। मेरा एक सवाल है, आप बताओ कि ये जो वैल्यू आपको दी है 52, 45 से आपने 52 में वैल्यू लिखी है। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, एक मिनट, रेशियो गड़बड़ हुआ है, रेशियो गड़बड़ हुआ है कि सही लिखा हुआ है? रेशियो सही लिखा हुआ है, गड़बड़ हुआ है? बोलो। ये 90 होगा, ये सही लिखा हुआ है, यहां मैंने गलत टर्म लिखा है बस, बाकी सब सही है। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज राइट। ये मैंने 90 लिखना था, 9 लिख दिया था, उसकी चिंता आप मत करो। तो अब देखो, इस सवाल में क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, अननेसेसरी कैलकुलेशन है। ठीक है, ये सही है, ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया था। कई बार छूट जाता है, बोल कुछ देता हूं पर दिमाग में सही चीज होती है। ठीक है, फ्रैक्शन में जो लिखा है अभी सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ था। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब एक बात बताओ मुझे, इस चीज को तुम्हें क्या करना है? अगर मैं कहूं ये 52 मेरा 16.8 के इक्विवेलेंट है, 52 मेरा 16.8 के इक्विवेलेंट है, तो आप इस 45 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे यस, ये बनेगा 45 इंटू 16.8/52। ये मेरी हो गई इधर की कॉस्ट प्राइस। मुझे अब ये देखना है कि ये कितने आइटम की कॉस्ट प्राइस है। तो आप कहोगे ये 24 इंटू जो 0.7 है, ये 156 की कॉस्ट प्राइस है। तो इसको 156 से डिवाइड किया तो 1 की कॉस्ट प्राइस आ गई। इससे मुझे क्या मिलेगी? टोटल की कॉस्ट प्राइस। राइट? अब जरा एक बात बताओ, अब जरा मेरे को एक बात बताओ कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है? आप कहोगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? इसी के बराबर है। फिर हम करेंगे, सवाल को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। पहले आप ऐसे देखो, ये कट गया, ये दोनों वैल्यू कट गई कि नहीं कट गई? यस। अब एक बात बताओ, अब उत्तर क्या आएगा? आप कहोगे 45 इंटू 156/52। क्या ये 52 इंटू 3 है? तो क्या ये वैल्यू आपकी 135 आ रही है? आप कहोगे यस। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 135। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? द आंसर इज 135। बट सवाल काफी ज्यादा लंबा महसूस हो रहा है। ठीक है, द क्वेश्चन इज प्रूविंग टू बी टू मच लेंथी। तो मैं आपसे कुछ बोलने जा रहा हूं, जरा उस बात पे थोड़ा फोकस करना। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर है? 16.8 के बराबर है कि नहीं? यस, ये भी 16.8 थी, अगर मल्टीप्लाई करते तो ये भी 16.8 है कि नहीं है? यस। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? दोनों 16.8 है कि नहीं है? तो क्या इनको रिलेट करके हम समय बचा सकते थे या नहीं? अगर थोड़ा सा दिमाग तुम लगाओगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सब जो हमने किया है रायता, ये रायता नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुमको। बिकॉज दीज थिंग्स आर इक्वल। यहां का सीपी यहां के एसपी के बराबर है।
तो अब मैं लिखने जा रहा हूं कुछ, बहुत ध्यान से देखो। सीपी ऑफ 156 का जो सीपी है तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू एक्स का एसपी। यही एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। और आपका यहां पर जो मुनाफे की एक्सपेक्टेशन है, वो मुनाफे की एक्सपेक्टेशन है 7/45 का। दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू अर्न। दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू अर्न और नॉट? यस, दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू अर्न, प्लस 7/45। यही तुम्हें अर्न करना है। तो जरा एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें ये अर्न करना है तो तुम क्या चाहते हो एसपी और सीपी का रेशियो? जस्ट आस्किंग, आपको एसपी और सीपी का रेशियो कितना चाहिए? तुम्हें एसपी और सीपी का रेशियो चाहिए 45 7 52/45। दिस इज व्हाट यू वांट। बट यहां से अगर आप एसपी और सीपी का रेशियो निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 156/x। आएगी या नहीं आएगी? यस। तो तुम्हारा ये जो 156/x है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 52/45। 52 इंटू 3 बनेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 135। दैट्स आंसर। So the purpose that I had, I was very clear how this question can be done. When I looked at this value, I did not wrote this जानबूझ के, ठीक है? क्योंकि ये 16.8 जो था, ये मुझे साफ साफ दिख गया था कि ये 24 इंटू 0.7 के बराबर है, यानी सीपी एसपी के बराबर है। ये वो वाला केस है। तो द मोमेंट यू यूज दैट, यू विल सेव योर टाइम। क्योंकि आपको मालूम है कि 156 का जो सीपी है वो एसपी एक्स आर्टिकल के बराबर है। यही एक्स मुझे निकालना है और मुझे इतने का प्रॉफिट कमाने का है। तो यहां पर एसपी अपॉन सीपी मुझे इतना चाहिए, 52/45 चाहिए। बट इसके हिसाब से तो एसपी अपॉन सीपी क्या आएगा? 156/x आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो सवालों में छोटी छोटी चीजें होती हैं। मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बता रहा हूं, ये रियल टाइम है। रियल टाइम का मतलब यह है कि मुझे क्लैरिटी है। क्लैरिटी का मतलब यह होता है कि जो भी बिल्कुल सिंपलेस्ट लेवल तक एक एक्सप्रेशन को देखना होता है, वो मेरी क्लैरिटी है बस। देन आई एम ए रियल टाइम पर्सन। आई लुक एट द क्वेश्चन एंड आई डू दिस। सब दिख जाता है मुझे। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिंग दोज इंफॉर्मेशंस दैट यू ऑलरेडी नो। लाइक ओके, सीपी इज इक्वल टू एसपी, XCP इज इक्वल टू YSP। तो इनको कैसे आपस में रिलेट कर लेना है, आपका आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक, ये सवाल में क्या करना है? अगर आप सिंगल आर्टिकल का वैल्यू निकालोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं करना है आपको। आपको सिंपली ये करना है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसकी मैं घोषणा कर दे रहा हूं कि क्लास इज ओवर टुडे। विल डू फर्दर क्वेश्चंस टुमारो, कल। बोलिए, अब अगर आपके कोई प्रश्न है अगले 7 मिनट में पूछ लो। 9:30 पे क्लास में कर दूंगा बंद। दिमाग हैंग हो गया था, स्टार्टिंग से रिवाइज कर दो। नहीं, आपका दिमाग हैंग हो गया तो घर पे जाके रिवाइज करो। पता लगा फिर हैंग हो गया, समझाया कहीं, समझाने से दिमाग तो नहीं हैंग हो रहा है तुम्हारा। घर जाओ, रिवाइज करो। लुक, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, खुद को समय देना सीखो यार। कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, टाइम दो, सीखोगे। उसको फिर से दोबारा देखो। अब तो एक्सप्लेन कर दिया है तो समझ में आ ही जाएगा तुमको। और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कई लोग कहते हैं कि रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास, द ओनली डिफरेंस इन रिकॉर्डेड एंड लाइव इज कि अगर आप लाइव में आके बैठे हो तो यहां पर मैं आपको कई बार मजबूर करता हूं इंतजार करने के लिए। यह आपको बाकी क्लासेस में नहीं मिलेगा। खैर, मैं देखता नहीं हूं कि बाकी टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, बट अपनी टीम से मैं पूछता रहता हूं, तो मुझे नहीं लगता है वहां पर आपको समय सोचने का दिया जाता है। या टीचर सवाल को एक ऐसे तरीके से कराएगा जिसका पर्पस होता है कि नहीं, ये सही सॉल्यूशन नहीं है, तब भी करवाएंगे। ठीक है? Okay, it's all a process. So the benefit of the live class is this only, that if you are coming to the class in live mode, ये जो वेट का पीरियड है, ये जो वो पीरियड है जहां पर मैं आपको एक दिशा में ले जा रहा हूं, जो दिशा शायद बेस्ट दिशा नहीं है पहले, फिर मैं आपको कोई दूसरी चीज बताता हूं। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग।
लेकिन जैसे लोग रिकॉर्डेड देखते होंगे, अगर वो इसी तरह से इसको देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2x कर लो ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरह से देख रहे हो कि उस प्रोसेस को देख रहे हो, भले ही वो प्रोसेस लंबा है, पहले देख रहे हो उसको, फिर सही प्रोसेस में आ रहे हो, तो सही तरीका। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको भगा देंगे, सीधा सॉल्यूशन देख लेंगे, अगला पर्पस खत्म हो जाता है। तो जो भी लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप रिकॉर्डेड को भी 2x लगा लो, बट ऐसा मत करो कि भगा भगा के सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, नहीं यार, फिर मजा नहीं आता है। इट्स ऑल अबाउट, इफ यू स्पेंड टाइम विद मी यू विल स्टार्ट थिंकिंग। कई लोगों को लगता है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं, इट्स बेस्ट स्टेट यार। बीइंग कंफ्यूज इज नॉट अ बैड थिंग। बीइंग कंफ्यूज शोज द हॉलोनेस ऑफ योर लर्निंग दैट यू हैड टिल नाउ। अगर आप क्लियर होते तो क्या आप कंफ्यूज होते? ईमानदारी से बताओ, अगर आप वाकई में क्लियर होते तो क्या आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो? नहीं। Nobody can confuse you if you are clear. You can only be confused when you were unclear पहले, और अब मैं वही चीज एक्सपोज कर रहा हूं बस। तो ये तो अच्छी बात है, सच का पता चल रहा है आपको। तो जस्ट इस प्रोसेस का पार्ट बने रहिए। शुरुआत में तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। और अब तो इम्तिहान भी तुम्हारा फरवरी में होने वाला है, समय ही समय है, जुट जाओ। तब तक तुम पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तुम्हारी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, सवालों से डर लगना बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसी तैयारी के साथ जाओ कि जो भी आएगा देख लेंगे। कैसा डर होगा फिर आपको? नहीं होगा। तो डर भगाने, डर क्यों होता है? डर ये होता है कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्यों अच्छा नहीं कर पाओगे? कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी पे विश्वास नहीं है। और डर क्यों है जरा बताओ। जो इंसान ये सोच ले कि यार मैंने ये अच्छी तैयारी कर ली है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, और एग्जाम में जैसा आएगा रिलेटिवली मैं लोगों से अच्छा करने वाला हूं, कैसा डर? किस बात का डर? समझे कि नहीं? डर मेन इसीलिए होता है कि आपकी तैयारी पे आपको खुद को भरोसा ही नहीं होता है। तैयारी करिए, भरोसा नहीं है। ये भरोसा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सवाल नया आए, पुराना आए, अच्छा आए, बुरा आए, सबके लिए वैसा ही आता है। क्वेश्चन यह है कि उस गिवन कंडीशन में आप औरों से बेहतर करें, सिलेक्शन होगा तुम्हारा। सीटें चाहे जितनी कम हो, 6,000 हैं, 7,000 हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट कम से कम हम, तैयारी तो अपने हाथ में है हमारे कि हम बेहतर करें। प्रैक्टिस करें। अगर आपने मेरी किताब ली है तो उससे प्रैक्टिस करें, मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, 4200 प्लस सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, जितनी ज़रूरत है वही करो। ठीक है, बुक में जो QR कोड दिया है उसमें सॉल्यूशंस नहीं है, बल्कि थियरी के QR कोड्स हैं। QR कोड के ऐप्स आते हैं, उनसे खोल लो। पेटीएम ऐप से भी QR कोड खुल जाता है, व्हाट्सएप से भी QR कोड खुल जाता है ना। स्कैन QR होता है, कर लो। व्हाट्सएप में स्कैन करोगे, वो तुम्हें यूट्यूब चैनल पे पहुंचा देगा, जहां पर वो थियरी वीडियोस है। रैमो मैथ यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा आपको। प्री का स्कोर अच्छा नहीं रहा, अब इस बैच को करूं या प्रिपरेशन कंटिन्यू? देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस बैच का नुकसान तो नहीं हो सकता है आपको, बल्कि इंटेंस तैयारी का हमेशा फायदा होता है। आप एक चीज देखिएगा, 2 महीने में आप पूरी मैथ को कर रहे हो एक तरह से। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है प्री का, 99% चांस ये हैं कि आप बाहर जाके अपना समय खराब करोगे, क्योंकि 2021 का एग्जाम कब है अभी नहीं मालूम है। यू विल वेस्ट योर टाइम। व्हेन यू सी यू हैव सो मच टाइम, यू वेस्ट योर टाइम। It's best for you that you complete this batch properly. Every day you come to the class and complete it. 2 months later, you will be much improved. That's needed. You give any exam, you need improvement. Okay? All right. अच्छा, डाउट्स का बहुत बच्चे बोल रहे हैं, सोच रहे हैं यार कुछ हम लोग। अच्छा, डाउट्स के ऐप वेब भी आ गए हैं बाजार में, मैंने सुना है। कुछ तो बहुत पुराने भी हैं, जैसे डाउट नट तो 2016 से है, बहुत पहले से। तो आप लोग कैसे डाउट्स करते हो? गूगल करते हो क्या अपने डाउट्स? है ना, वो टेक्नोलॉजी हम लोग भी बनाना चाह रहे थे, बट ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, ऊपर से थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा हमें अभी। तो आप लोग डाउट्स कैसे करते हो? मतलब बुक का सॉल्यूशन है? हाँ, बुक में है।
बट अगर आपको ऐसे कुछ डाउट सर्च करने हो, जैसे सॉल्यूशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या करते हो आप लोग? ये जो डाउट ऐप हैं वो कैसे हैं, मतलब मैं उनका फीडबैक जानना चाह रहा था आपसे। कुछ आप यूज करते हो क्या? बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं मेरे ख्याल से, 10-12 ऐप तो होंगे ही कम से कम, है ना? ब्रेनली टेक्स्ट है ना, ब्रेनली में टेक्स्ट सॉल्यूशंस होते हैं मेरे ख्याल से ना। ये हम लोग गए थे एक बार कॉन्फ्रेंस में, एक एडटेक कॉन्फ्रेंस में, तो वहां ब्रेनली के फाउंडर्स आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ, वो टेक्स्ट वाला है ना। बहुत सारे वीडियो भी आ गए हैं, वीडियो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, टेलीग्राम में आपस में आप डिस्कस करते हो गए। ठीक है। क्रोम में, क्रोम कहाँ से सॉल्यूशन बताता है? ओके, ओके, लेंदी, हाँ वो एक्चुअली सॉल्यूशंस मेनली मेरे ख्याल से बनाए गए हैं 9th से 12th वाले बच्चों के लिए, तो उनका ट्रेडिशनल जो प्रोसेस होगा वो उसमें होगा। राइट, मतलब स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड डाउट एप्स नहीं है। ये एक गैप एरिया है, अंडरस्टैंड। तो वो आपकी प्रॉब्लम को फिर सॉल्व नहीं कर पाता होगा। ठीक है। डेविल पूछ रहा है आपकी बुक का नाम क्या है, क्या करोगे, खरीद के फाड़ोगे? डेविल लोग तो यही करते हैं, किताब ले लिया फिर फाड़ दिया। अभिराज जी, आप अपनी क्वेरी जो है एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं अभी दोपहर में जाऊंगा ऑफिस, फिर बात करते हैं। ओके, दैट्स गुड। यही मैं चाहता हूं कि आफ्टर वॉचिंग योर क्लास, इफ आई सी सॉल्यूशन इन गूगल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दिस इज द एटीट्यूड आई वॉन्ट। फाइंड द सॉल्यूशन यार। वाई डू यू नीड टू सर्च एनीवेयर एंड गो एंड सी इट? दैट टेक्स अवे द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। प्लस जो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा तुम उससे खुश कभी हो ही नहीं सकते हो। यही तो मुझे करना है, बच्चों को अनसेटिस्फाइड कर देना है पूरा। मस्ती से काम करो, ठीक है, खुद खोजो, फिर तुम लोग पढ़ लो यार। बड़े सालों से प्लान कर रहा हूं मैं, आप लोगों को लेके ना डाउट का ऐप बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग ही वो सॉल्यूशन दोगे जो वाकई में लोगों की लर्निंग बिल्ड करेगा। करेंगे बाद में, बिल्कुल, हाँ मिलके करेंगे, लेकिन पहले पढ़ तो लो, एग्जाम दे लो। अभी फंस जाओगे इन सब चीजों में तो कैसे होगा? एग्जाम दे दो, पक्का करते हैं इस बार, आपका एग्जाम हो जाने दो, कुछ पैसे भी आपको मिल जाएंगे। और ओके, राइट, करते हैं मिलके। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।